लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक्स की, दूसरे लेक्चर में हमने बात किया था प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, और ये तीसरा वीडियो लेक्चर है आपका जीएसटी के ऊपर। तो तीनों वीडियो लेक्चर्स आप ध्यान से समझ लें, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको जीएसटी में कहीं कोई दिक्कत आएगी। तो जीएसटी के अंदर अगर अपन बात करते हैं आगे, तो सबसे पहले है कि साहब जीएसटी का पेमेंट आप कैसे करेंगे। इसका मतलब अभी जो जीएसटी से पहले टैक्स जो होता है तो आप बैंक में जाके चालान जमा करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे काम करने की वजह से जीएसटी के अंदर अगर अपन पेमेंट देखें तो जीएसटी के पेमेंट देखिए कौन कौन से हैं। इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, एनईएफटी या आरटीजीएस से, या फिर आपको कैश या चेक में जमा करवाना है। कहां तक? सिर्फ 10,000 रुपए तक अगर आपको टैक्स लायबिलिटी होती है तो वो आप जो है ओवर दी काउंटर जाके टैक्स जमा करवा सकते हो। ओवर दी काउंटर का मतलब क्या होगा? बैंक जाओगे, स्लिप लोगे, उसके अंदर जमा कराओगे, चेक से या डीडी से आप जो है उसका भुगतान कर दोगे चालान देके। तो यहाँ पे मेनली फोकस किस चीज पे है? जीएसटी पे मेनली फोकस आपका ऑनलाइन पेमेंट से है। इसका मतलब मैं यदि आपसे कहूं कि बताओ जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है, तो आप बोल देना ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे अपन कहते हैं, या एनईएफटी के साथ में आप कर सकते हो। एक्सेप्शनल केसेस में या छोटे व्यापारियों के लिए या रिमोट एरियाज में जो रहते हैं उनको जहां पे ये नहीं आता और जिनके 10,000 से कम का अगर टैक्स है तो उसका पेमेंट जो है ओवर दी काउंटर आप जाके कर सकते हो, मतलब बैंक में जाके फिजिकली कर सकते हो, वरना इसका सारा पेमेंट जो है ऑनलाइन है। उसके बाद में सब आती है जीएसटी के अंदर जॉब वर्क की। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है? जॉब वर्क का मतलब सामान भेजना किसी और के पास में, ताकि वो सामान को कंप्लीट कर दे और वापस हम उसके बाद में उस सामान को हमारे गोदाम में वापस मंगवा लें या फैक्ट्री में मंगवा लें। मान लीजिए मैं फर्नीचर बनाता हूं, तो मैंने क्या किया? लकड़ी खरीदी, लकड़ी को मैंने डिजाइन में काटा और उसके बाद में मैंने इसको फर्नीचर बनाने के बाद में किसी और को भेज दिया ताकि वो पॉलिश करके मुझे वापस दे दे। तो जॉब वर्क का मतलब क्या हुआ? मेरे काम का एक हिस्सा मैं अपनी फैक्ट्री में नहीं करके आउटसोर्स कर दिया, बाहर के व्यक्ति से करवा दिया, उसे मैं कहता हूं जॉब वर्क। तो जॉब वर्क से रिलेटेड आपका स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 43A का, जो आपकी किताब में दे रखा है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस की बात अगर करें तो स्पेशल प्रोविजंस में आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कहता है कमिश्नर अगर चाहे तो वो आपको अलाउ कर सकता है, आपको इन द सेंस रजिस्टर्ड डीलर को जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको परमिशन दे सकता है कि टैक्स दिए बिना सामान को ले जाओ कहीं बाहर, वरना सामान को जहां बाहर ले जाओगे सप्लाई मानी जाती है। सामान आप बाहर भेज सकते हो अपनी फैक्ट्री से, उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग करवा के वापस अपनी फैक्ट्री में ला सकते हो बिना टैक्स जमा करवाए। ये कौन परमिशन दे सकता है? केवल कमिश्नर। उसके बाद में कहता है रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स शैल लाई विद द प्रिंसिपल। इसका मतलब ले लिया फिर कोई गड़बड़ अगर हो गया, जवाबदारी किसकी होगी? फैक्ट्री के मालिक की होगी, निर्माता की होगी, उसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल। तो एक्सेप्शनल केसेस जो क्या है जॉब वर्क के अंदर है, टैक्स पे किए बिना बाहर भेज सकता है, काम करवा के वापस मंगवा सकता है बिना टैक्स दिए। उसके बाद में साहब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? उसको चलाना कैसे है, किस तरीके से आप उसको चलाओगे, मतलब जीएसटी को चलाया कैसे जाता है, उसकी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। सबसे पहले क्या लिखा है? लुक्ड आफ्टर बाय द प्रेजेंट जीएसटी डिपार्टमेंट। इसका नाम क्या हो गया? सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट, ये इसका नाम हो गया है। तो इसका मतलब संचालन के कौन करेगा? सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट। फिर कहता है वर्क अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल बी रिस्पांसिबल फॉर मॉनिटरिंग, डिटरमाइनिंग कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड इश्यूइंग रिफंड्स। ये डिपार्टमेंट किसके अंदर में काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करेगा। क्या क्या काम करेगा, किस चीज के लिए जिम्मेदारी होगी? मॉनिटरिंग का मतलब देखना, वॉच करना, डिटरमाइनिंग का मतलब कैलकुलेट करना, कलेक्शन ऑफ टैक्स, रिफंड वगैरह ज्यादा अगर किसी ने टैक्स दे दिया रिफंड देना, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? डिपार्टमेंट की होगी, जीएसटी डिपार्टमेंट की। फिर कहता है इन केस ऑफ राजस्थान इट विल बी नोन एज राजस्थान गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। तो गुजरात में क्या हो जाएगा साहब? गुजरात गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। उसी तरह आंध्रा में क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। तमिलनाडु में तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। इसका मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के आगे उस राज्य का नाम लिख दो, वो उसका ऑफिस का नाम कहलाएगा उस राज्य का। फिर कहता
कहता है एवरी टैक्स पेयर हैज टू रिपोर्ट टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट डिपार्टमेंट। ये हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि हर टैक्स पेयर को क्या करना पड़ेगा, दो जगह सूचनाएं भेजनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों जगह देनी पड़ेगी। With the right of inspection of both the state department and the office of both the department will have a right of inspection, search, inquiry, seizure and tax payable will be answerable to authorities। इसका मतलब दोनों को जवाबदारी इसकी होगी व्यापारी की, दोनों में से कोई भी आके सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, कोई भी डिमांड नोटिस इश्यू कर सकता है और इसको जवाब देना जो है दोनों को पड़ेगा। इसका मतलब फेडरल सिस्टम जो हमने बात की थी वो यहाँ पे बात करता है कि आपकी जिम्मेदारी किसकी है, व्यापारी की जिम्मेदारी किसके प्रति है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के प्रति। उसके बाद में बात करता है साहब रजिस्ट्रेशन की। इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा उसके बारे में बताया। सबसे पहले कहता है द टैक्स पेयर हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैज टू मेक एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जिसको भी इस जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसकी टैक्स लिमिट जो है 1.5 करोड़ से ऊपर हो गई है, 1 करोड़ आपकी बुक में लिखा है, 1.5 करोड़ प्रैक्टिकली है, तो उनको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद में कहता है प्रेजेंटली हु आर रजिस्टर्ड अंडर वैट विल ऑटोमेटिकली बी गिवन ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी जिन जिन व्यापारी का वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनको ऑटोमेटिकली जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, कुछ इनको इंफॉर्मेशन और देनी पड़ेगी। उसके बाद में कहता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है आपका 15 डिजिट्स का कोड है, जिसके अंदर की आपको पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इस पे आधारित होता है। तो इसके अंदर जो है 15 डिजिट्स का जो जीएसटी नंबर होता है सब बोलते हैं जीएसटीआईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट बनते कैसे हैं, शुरू के 2 डिजिट जो है आपके स्टेट के कोड होते हैं, शुरू के 2 डिजिट्स, उसके बाद में आपका लेके अगले 10 डिजिट जो है आपके पैन का डिजिट्स होते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर होते हैं। उसके बाद में जो है लास्ट का जो आपका एक चेक कोड होता है, चेक सम करने के लिए कोई गड़बड़ी वगैरह ना हो जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, शुरू के 2 स्टेट के कोड, उसके बाद में आपके परमानेंट अकाउंट नंबर सीधे 10 और 2 12 हो गए, फिर 3 बचते हैं। जो लास्ट वाला कौन सा है, चेक करने के लिए एरर वगैरह ना हो जाए, बगिंग वगैरह ना हो जाए, इसके लिए वो एक है। तो इनमें से आपको कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना कितने डिजिट्स का हो सकता है, ये पूछ सकता है, शुरू के 2 डिजिट्स कौन से हैं ये पूछ सकता है, तीसरे से लेके 11वें तक का 12वें तक का नंबर कौन कौन सा है वो आपको लिखना पड़ेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर में 10 डिजिट का नंबर दिया जाता है, वो होंगे। लास्ट डिजिट किसके लिए होता है, बगिंग के लिए होता है, उसको चेक करने के लिए होता है, जिसे अपन कहते हैं चेक कोड। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का काम किसके अंदर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास में होगा, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट जो है रजिस्ट्रेशन करवाएगी टैक्स पेयर का। फिर कहता है जीएसटीआईएन, इसका मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। यदि आपके और कोई गलतियां नहीं मिली है तो आपको जीएसटीआईएन नंबर इश्यू कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं साहब अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अभी अपन ने क्या किया, जिसका ऑलरेडी वैट में रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसकी हमने बात की है। अब बात करते हैं कोई नया व्यापारी है या अभी उसका टर्नओवर बढ़ाने उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके प्रोसेस क्या होगा, वो भी सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले क्या लिखा है, जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन लिखा है तो आपको शॉर्ट नोट्स में जीएसटीएन का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जीएसटीएन होता है जीएसटी नेटवर्क पोर्टल, पोर्टल का नाम है जीएसटी नेटवर्क, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जाके करना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर टू बी फॉलोड क्या क्या है देखो, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जो वहां पे भी था। इसके सामने क्या करना है, स्कैन कॉपी कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको लगानी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन लेगा ही नहीं। किस किस चीज की है, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में एमसीए करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस आपको देना पड़ेगा, व्यापार कहाँ चलाते हो तो प्रूफ कौन कौन सा देंगे, बिजली का आपका कार्ड आ गया, बिजली का बिल आ गया मान लीजिए, या आपने कोई म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे किए उसकी रसीद आ गई, या आपने कहीं रेंट पे एग्रीमेंट कर रखा है तो रेंट एग्रीमेंट आ गया। मतलब आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका बिजनेस है कहाँ पे। उसके बाद में क्या है, बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी। उसके बाद में क्या है, सिग्नेटरी कौन कौन होंगे उसके स्पेसिफाइड सिग्नेचर होने पड़ेंगे, स्पेसिफिक सिग्नेचर। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा, अकेला है तो प्रोप्राइटर का, पार्टनर है तो पार्टनर्स का, अगर कंपनी है तो उसके जो भी पर्सन इंचार्ज है डायरेक्टर वगैरह उनका, या एचयूएफ अगर है तो उसके कर्ता का, ये डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। फिर क्या है, रिसिप्ट आपको
एप्लीकेशन मिलने के बाद में प्राइमरी वेरिफिकेशन किया जाएगा, जैसे कि CIN चेक किया। CIN क्या होता था? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर या परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपका चेक करे जाएंगे। यदि कोई दिक्कत नहीं हुई तो वो क्या करेगा, फॉर्म को स्टेट अथॉरिटीज या सेंट्रल अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर देंगे। सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटीज क्या करेंगे, उसके डिटेल्स को वेरीफाई होने के बाद में सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दे देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। यदि किसी कारण से उनको कोई दिक्कत है तो आपसे पूछेंगे सवाल जवाब, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो वो आपका इश्यू कर देंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नहीं किया तो आपको इश्यू नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कारण बताएंगे कि क्यों आपको रजिस्ट्रेशन इश्यू नहीं किया गया। यहाँ तक बात समझ में आती है। आगे बात करते हैं टैक्स रिटर्न्स की। तो टैक्स रिटर्न क्या करना है, आपको मंथली बेसिस पे जमा करवाना है। 3 अलग अलग टैक्स है तो 3 अलग अलग रिटर्न करवानी पड़ेगी, फिर आपको क्वार्टरली रिटर्न करवानी पड़ेगी, उसके बाद में आपको एनुअल रिटर्न करवानी पड़ेगी। तो उसके बाद में क्या लिखा है, देखिए सेल्स टैक्स रिटर्न GSTR 1 के अंदर सेल्स टैक्स की बात, सेल्स से रिलेटेड बातें करते हैं। GSTR 2 के अंदर परचेज रिलेटेड बात करते हैं। GSTR 3 के अंदर मंथली रिटर्न बात करते हैं। इसके अंदर परचेज और सेल्स को एडजस्ट करते हुए कितना टैक्स पे करना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये 3 आपके अलग अलग रिटर्न्स होती है, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3। एक परचेज से रिलेटेड, एक सेल्स से रिलेटेड, और तीसरा परचेज और सेल्स में जो टैक्स का एडजस्टमेंट है उसके बाद में नेट टैक्स पेएबिलिटी आपका कितना बनता है उसके हिसाब से जो आपका है उसे अपन कहते हैं GSTR 3। उसके बाद पोजीशन स्कीम की अपन ने बात की थी पहले लेक्चर के अंदर। यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है तो सरकार आपको ये ऑप्शन देती है कि आप चाहो तो कंपोजिशन स्कीम में, तो वहां पे आपको मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी है, क्वार्टरली फाइल करनी है आपको, तो वो आपको लास्ट पॉइंट में कहता है। ज्यादा बात समझ में आती है। तीनों वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने GST का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। जहां पे भी दिक्कत आती है आप एक बार वापस वीडियो को चेक कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।